हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ है। दैट इज़ यूनिट थर्ड। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर हमने प्रीवियस क्लास में फिनिश कर दिया था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में जनरली हमें कुछ पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ना है, उसके डेवलपमेंट के बारे में, कैसे ये डेवलप हुआ, इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है। तो उसके आगे की कुछ जनरल सी चीज़ें हैं, जैसा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे ही हम आगे की चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझना होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या बताया गया कि जब भी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एक्चुअली इससे पहले जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया था, उस पीरियोडिक टेबल को उन्होंने बेस माना था एटॉमिक मास। मतलब आपने कुछ टेंथ में भी पढ़ा होगा। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल अपना बनाया था, उस पीरियोडिक टेबल को उन्होंने एटॉमिक मास को बेस मानकर प्रिपेयर किया था। लेकिन बाद में वो ज़्यादा सक्सेसफुल ना होने की वजह से उसमें काफ़ी डिफेक्ट रहा, जिसकी वजह से बाद में उनकी पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड कर दिया गया और उसके पीरियोडिक टेबल को मोजले ने, ठीक है, एटॉमिक नंबर को बेस मानकर एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एक्चुअली सबसे दो इम्पॉर्टेंट जो इन्फरेंसेस हमने निकल के आते हैं, ठीक है, वो है आपका फर्स्ट इन्फरेंसेस क्या है कि जब भी हम अगर बात करें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये जो लॉ है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से दो इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ये निकल के आता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ये जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, पीरियोडिसिटी कहा जाता है। तो कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज पीरियोडिसिटी, तो आप इसी को नोट करेंगे। ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन देयर एटॉमिक नंबर्स एंड दिस डिपेंडेंस शोज अ पीरियोडिसिटी। तो पहला इन्फरेंस क्या था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर्स पे, ना कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। जो सेकेंड इन्फ्लुएंस है वो क्या है कि if the elements are arranged in the order of increasing atomic numbers, the elements with similar properties should recur after regular intervals। अब देखो, दूसरा जो इन्फ्लुएंस है उसमें ये बताया जा रहा है कि जब एलिमेंट्स को, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया गया, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अगर अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स क्या होता है कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होने लगती हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि रेगुलर पैटर्न में क्या होगा कि उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ शो होने लगती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमने ले लिया लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद नियान, फिर यहाँ आप देखोगे सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा। अब जरा देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान के बाद क्या आया, सोडियम। अब देखो, इस लिथियम और सोडियम, उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम,
और ये बोरान और एल्युमिनियम इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, मैच करेगी। ठीक है, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को, तो हम आफ्टर सम टाइम एक रेगुलर इंटरवल में हम क्या देखते हैं कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच करती है। जैसा कि आप जानते हो कि लिथियम और सोडियम दोनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उसी तरीके से बेरिलियम और मैग्नीशियम भी एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैच करने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फ्रेंसेस थे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के। तो एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जनरली लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किसने किया था, मोजले ने इसको 1913 में एक साइंटिस्ट थे मोजले, उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया था। और इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए मोजले ने जो बेस रखा, इनका जो बेस था वो क्या था, इस पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर ना कि एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल को उन्होंने एटॉमिक नंबर बेस माना और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स अगर हम देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, और इस पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर देखेंगे तो 18 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 18 तक है। तो ग्रुप्स कितने हैं इस पीरियोडिक टेबल में, 1 से लेकर 18 तक है। ठीक है, और इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, एक पी ब्लॉक और एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, दिस इज एस ब्लॉक एंड दिस इज पी ब्लॉक, और ये बीच में आपका डी ब्लॉक है और नीचे जो दिया हुआ है दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल को। अब अगर हम देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे जो है, और ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और एक डी ब्लॉक है, और ये क्या है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअली इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें आप जान लो पीरियोडिक टेबल को हम किन किन नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका जो फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक, इस पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बीच में, इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो ये जो पहला रो है इसे 3D सीरीज कहा जाता है, सेकेंड रो को 4D सीरीज कहा जाता है, और थर्ड रो को 5D सीरीज कहा जाता है, और ये फोर्थ रो को 6D सीरीज कहा जाता है। क्यों 3D कहा जाता है 3D सीरीज, क्योंकि इन एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो भी एलिमेंट्स हैं इस पहले रो में, ठीक है, इस पहले कॉलम में, ठीक है, जो भी ये हॉरिजॉन्टल रो है इसमें, ठीक है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D में जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसे 3D सीरीज कहा गया। उसके नीचे वाले एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, इसलिए इसको 4D सीरीज कहा जाता है। और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है, इसलिए इसे 5D सीरीज कहा जाता है। और उसके नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में जाते हैं, इसलिए इसे 6D सीरीज कहा जाता है। तो 3D 4D 5D 6D सीरीज, ये 4 सीरीजेज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, अब देखो जो एस ब्लॉक का पहला आप देख रहे हो ना, फर्स्ट ग्रुप, दैट इज फर्स्ट ए, इसे फर्स्ट ए कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ए सीरीज जो फर्स्ट ए ग्रुप है, इस फर्स्ट ए ग्रुप को, ठीक है, एल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है, इसे एल्कली मेटल्स कहा जाता है। और इसके बगल वाला जो दूसरा ग्रुप है जिसे हम
सेकेंड ए ग्रुप कहते हैं। मतलब जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो दो ग्रुप में डिवाइड है, एक फर्स्ट ए ग्रुप और एक सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप को क्या कहा जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहा जाता है और सेकेंड ए ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देखोगे तो थर्ड बी से ये स्टार्ट होता है। थर्ड बी से लेकर ये आपका सेकेंड बी तक रहेगा। थर्ड बी के बाद फोर्थ बी आता है, फिर फिफ्थ बी आता है, फिर सिक्स्थ बी आता है, फिर सेवेंथ बी आता है, फिर एट्थ बी आता है। अब देखोगे तो डी ब्लॉक में एट्थ बी को तीन वर्टिकल लाइन में डिवाइड किया गया, तीन सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद एट्थ बी के बाद आता है फर्स्ट बी और उसके बाद सेकेंड बी आता है यहाँ पे। ठीक है, ये डी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये डी ब्लॉक हो गया। अब देखो यहाँ पे पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक का पहला जो रो है उसे हम थर्ड ए बोलते हैं। ठीक है, थर्ड ए। अब थर्ड ए का नाम क्या है? दिस इज बोरान फैमिली। इसे क्या बोलते हैं? बोरान फैमिली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस ग्रुप का पहला एलिमेंट बोरान होता है, इसीलिए इसे बोरान फैमिली कहा जाता है। उसके बाद आपका फोर्थ ए आता है जिसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या है आपका? कार्बन, इसलिए कार्बन फैमिली। उसके बाद फिफ्थ ए आता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली, या इसका और नाम है एक निकोजन्स। क्या है? निकोजन्स भी कहा जाता है। मतलब फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स को निकोजन्स के नाम से भी जाना जाता है। सिक्स ए को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। और इसे चैल्कोजन, CHALCOGENS, चैल्कोजन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद पी ब्लॉक का अगला जो ग्रुप है दैट इज सेवेंथ ग्रुप, सेवेंथ ए ग्रुप को हैलोजन्स कहा जाता है, हैलोजन्स। ठीक है, इस हैलोजन्स को जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स कहीं भी है तो उसमें हम F, Cl, Br और I कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक्स क्या है? दिस इज द हैलोजन ग्रुप। ठीक है, ये हैलोजन फैमिली इसको कहा जाता है, सेवेंथ ए ग्रुप को। और लास्ट जो ग्रुप है जिसको हम एट्थ ग्रुप बोलते हैं, इसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, और इसे जीरो ग्रुप को हम बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। इसे इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया। ठीक है, उसके बाद अन ऑक्टियम हो गया। ये सारे इनर्ट गैसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस ग्रुप को डिवाइड किया गया पीरियोडिक टेबल को। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जान लो, इसमें दो सब ग्रुप होते हैं। ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए से लेकर, ठीक है, फर्स्ट ए से लेकर एट्थ ग्रुप तक, मतलब रोमन डिजिट में। या फिर हम इसे ग्रुप को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्रुप को रोमन डिजिट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और ग्रुप को इंटीजर नंबर 1, 2, 3 से लेकर 18 तक भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें दो सब ग्रुप हैं। इस पीरियोडिक टेबल में क्या है? दो सब ग्रुप हैं। दो सब ग्रुप क्या है? कैपिटल ए और कैपिटल बी। देखो सब ग्रुप जो है एस ब्लॉक के लिए और पी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप ए होता है। ठीक है, आप देखोगे रोमन डिजिट के साथ ए लिखा रहता है, और जो डी ब्लॉक है इसका सब ग्रुप बी होता है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मतलब डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के लिए आप देखोगे रोमन डिजिट में सब ग्रुप ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए, वो गलत है। ठीक है, वो गलत प्रिंटेड है। कुछ नए बुक्स में शायद दिया हो सही, लेकिन पुरानी बुक्स में गलत प्रिंटेड है। बस लास्ट में फर्स्ट बी और सेकेंड बी ही सही दिया है। ठीक है, तो आप देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का सब ग्रुप कैपिटल ए होता है, और डी ब्लॉक का सब ग्रुप कैपिटल बी होता है। रोमन डिजिट के साथ आप देखोगे। ठीक है, तो रोमन डिजिट के साथ ये दिया होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए कैपिटल ए सब ग्रुप, और डी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप कैपिटल बी दिया रहता है।
अब देखो यहाँ पे आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सबसे ऊपर वाला जो है उसे हम लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, दिस इज लैंथेनॉइड सीरीज। और नीचे वाला जो है आपका हॉरिजॉन्टल रो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज में से डिवाइड किया गया है ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला रो है इसे 4F सीरीज के नाम से भी जानते हैं, 4F सीरीज। और दूसरा वाला क्या है आपका 5F सीरीज है। ठीक है, 4F इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में एंटर करता है, और 5F इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन बच्चों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसको 1913 में मोजले ने प्रिपेयर किया था एटॉमिक नंबर को बेस मानकर। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल को आप कोशिश करिएगा लर्न हो जाए। ठीक है, इसको ज़रूर कॉपी में आप बना लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको यहाँ पे पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में। 100 या उससे ऊपर, 100 से ऊपर तक के जो भी एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं उनका आईपीएससी नेम क्या होगा, ये पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पहले जान लो डिजिट्स और नेम और उसके एब्रिसिएशंस। देखो अगर 0 डिजिट है तो 0 डिजिट के लिए नील वर्ड यूज किया जाता है, और इसका एब्रिसिएशन पहला वर्ड है नील तो इसलिए एन यूज किया जाता है। 1 डिजिट के लिए अन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका एब्रिसिएशन यू होता है। 2 अगर है तो बाई वर्ड यूज किया जाता है। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये एब्रिसिएशन जो होते हैं, इसका जो पहला वर्ड है नेम का जो पहला लेटर है वही उसका एब्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर लिख लेना फेयर कॉपी में। इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो अगर आपसे 101 का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पूछा जा रहा है, जैसे आपसे पूछा गया कि Z=101 का आईपीएससी नेम क्या होगा, तो अब जरा देखो 101। अब 1 के लिए क्या यूज किया जाता है, अनवर्ड यूज किया जाता है। 0 के लिए आपने अभी क्या बताया, अभी हमने एब्रिसिएशन में पीछे बताया था, एब्रिसिएशन वाले कॉलम में, कि 0 के लिए क्या होगा, नील वर्ड यूज होगा। तो ये 1 के लिए अन यूज कर दिया गया, 0 के लिए नील वर्ड यूज कर दिया गया, फिर 1 है तो 1 के लिए अन वर्ड यूज कर दिया गया। अब देखो बच्चों इसमें नॉमेनक्लेचर के लिए हमें लास्ट में सफिक्स यूज करना होता है, और सफिक्स क्या होता है, IUM। IUM क्या होता है, सफिक्स होता है। तो अन में हम IUM ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अनिल अनियम बन जाएगा। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, 101 का अनिल अनियम होगा, मतलब IUM सफिक्स के तौर पे लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, अब अगर हम 102 की बात करें तो 1 के लिए देखो क्या होगा, अन वर्ड यूज होगा, 0 के लिए नील वर्ड यूज होगा, और 2 के लिए अभी आपको हमने बताया ही है, 2 के लिए क्या वर्ड यूज होता है, बाई वर्ड यूज होता है। बाई, अब बाई में IUM जुड़ेगा तो आई कॉमन हो जाएगा, तो आई तो IUM ही रहने देंगे। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, अनिल बियम। ठीक है, इसी तरीके से 103 के लिए क्या हो जाएगा, अनिल। 3 के लिए क्या होता है वर्ड यूज, ट्राई। तो ट्राई में IUM जुड़ेगा तो आई कॉमन होने की वजह से एक ही आई यहाँ पे यूज होगा, तो अनिल ट्रियम इसका आईपीएससी नेम होगा। इसी तरीके से आप सारा कर लेंगे बच्चों। 104, 5, 6, 7, 8, 9, 110 का अगर आपको बताना है तो 1 के लिए अन, फिर दूसरे वाले 1 के लिए अन, फिर 0 के लिए नील। अब इसमें IUM ऐड हो जाएगा तो इसका आईपीएससी नेम अननीलियम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 118 का अगर आपको से पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन यूज होगा। अब 8 के लिए अभी आपको हमने क्या बताया, ऑक्ट वर्ड यूज होता है, तो ऑक्ट में IUM जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या बनेगा, अन ऑक्टियम।
ठीक है। दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ Z इक्वल टू 118। 118 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का IUPAC नेम अनऑक्टियम होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो इसी तरीके से एक साल क्वेश्चन भी पूछा था कि 100 IUPAC नेम अगर Z इक्वल टू 120 है, मान लो 120 एलिमेंट तो है नहीं पीरियोडिक टेबल में, 118 तक ही है, लेकिन कभी कभी 118 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स का IUPAC नेम पूछा जाता है। ठीक है, तो मान लो पूछ दिया गया कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 120 है। ठीक है, तो 100 ये NCERT में दिया भी है क्वेश्चन, 120 का IUPAC नेम क्या होगा। तो 1 के लिए अन वर्ड यूज होगा। अब 2 के लिए अभी हमने आपको जस्ट बताया है, 2 के लिए बाई वर्ड यूज होगा। ठीक है, अब 0 के लिए नील वर्ड यूज होगा। तो इसमें IUM जुड़ जाएगा, तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा, अन बाई नीलियम। इसका IUPAC नेम क्या होगा, अन बाई नीलियम इज द IUPAC नेम ऑफ दिस एटॉमिक नंबर 120। इसका अगर आपसे एलिमेंट का 120 IUPAC नेम पूछा जाए और इसका सिंबल पूछा जाए, तो देखो बच्चों सिंबल कैसे वर्ड यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट के लिए अन वर्ड यूज होता है ना, तो इसके लिए पहला लेटर क्या है, यू है, तो इसलिए यू आप लिख लो। फिर 2 के लिए पहला लेटर क्या है, बाई है, बाई का पहला लेटर बी है, बी आप लिख लो। अब 0 के लिए कहाँ से नील होता है, तो स्मॉल एन यूज कर दो। तो यू स्मॉल बी स्मॉल एन इज द सिंबल। ठीक है, तो UBN ये क्या है, आपका सिंबल है। ठीक है, आप यहाँ कैपिटल यू लिख सकते हो, पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, तो कैपिटल UBN दिस इज द सिंबल। ठीक है, अब जैसे मान लो 116 का अगर सिंबल पूछ रहा है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 के लिए 1, फिर 1 के लिए अन 6 के लिए हमने आपको बताया कि 6 के लिए जनरली हेक्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, 6 अगर डिजिट है तो उसके लिए हेक्स यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, हेक्स डिजिट, 6 डिजिट के लिए नेम हेक्स वर्ड यूज होगा। तो IUM इसमें जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अनहेक्सियम। अब इसका सिंबल क्या होगा, अन के लिए U, फिर दूसरा अन है तो U, फिर हेक्सियम का पहला वर्ड हेक्स का H है, तो इसलिए पहला लेटर हम यूज करते हैं सिंबल में। सबका हर एक लेटर के लिए, हर एक डिजिट के लिए जो पहला लेटर होता है वहीं हम लिखते हैं और वहीं उसका सिंबल बन जाता है। ठीक है, जैसे U इसका क्या होगा, कैपिटल U स्मॉल U H। ठीक है, UUH दिस इज द सिंबल ऑफ द एटॉमिक IUPAC नंबर ऑफ द Z इक्वल टू 116। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बच्चों हम IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं एलिमेंट्स का। ठीक है, 100 और 100 से ऊपर तक के एलिमेंट्स का हम IUPAC नॉमेनक्लेचर इस तरीके से लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और भी सारा कुछ इसका नोट्स बना लेंगे। ठीक है, फेयर कॉपी में। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।